हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए कॉटन कल्टीवेशन का एक फुल डिटेल वीडियो लेक्चर। कॉटन यानी कि कपास, जिसे हम फाइबर क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। तो अभी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वैकेंसी भी आई हुई है, तो ये क्लास उस एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास में हम लोग कॉटन की एक डिटेल स्टडी करेंगे, इसके बोटानिकल नेम से लेके क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी सॉइल की ज़रूरत होती है, वाटर इरिगेशन कितना इसमें चाहिए होता है, और जो भी कौन कौन से डिजीज़ है, कौन से इंसेक्ट पेस्ट इस पे लगते हैं, कौन कौन सी वैरायटी है, तो जानेंगे हम लोग सब कुछ इस क्लास में। तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक, वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले है कॉटन यानी कि कपास, जिसे हम कपास के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले है साइंटिफिक नेम। जो इसका साइंटिफिक नेम होता है वो होता है गॉसिपियम स्पीसीज। तो इसके बहुत सारे स्पीसीज है, 3 4 5, जो भी हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम पूछा था, वो है गॉसिपियम स्पीसीज। और जो क्रोमोसोम नंबर होती है इसमें, वो 2n = 26। तो जो डायप्लोइड है उसमें 26 क्रोमोसोम नंबर होता है, और जो टेट्रापोलाइड 4x = 52 इसमें होता है। इसका ओरिजिन पूछा जाता है, जो कॉटन का ओरिजिन कहाँ है, तो वो होता है इंडिया। इंडिया ही है जो कॉटन का ओरिजिन स्थान है। इसकी फैमिली जो भिंडी की फैमिली है ओकरा की, मालवेसी, वही कॉटन की फैमिली है, मालवेसी फैमिली। और जो अदर नेम है वो व्हाइट गोल्ड है, क्योंकि इसका जो फाइबर होता है वो व्हाइट कलर का होता है, और इसका जो मार्केटिंग वैल्यू है, जो प्राइस है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, इसलिए यह व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। और जो इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है, जो पुष्पक्रम होता है, वो स्क्वायर होता है। यहाँ पे जो फ्लावर दिया हुआ है इस पे आप इन्फ्लोरेसेंस देख सकते हो, जो स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। इसका जो फ्रूट होता है कॉटन का, वो बॉल कहलाता है। ये ग्रीन वाला जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये बॉल, ये इसका फ्रूट है। इसमें ऑयल कंटेंट होता है 15 to 25%, मतलब 20% के आसपास। तो यहाँ पे एक रेंज दिया हुआ है 15 to 25%। कॉटन का जो मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं वो फाइबर का ही यूज करते हैं, लेकिन इसमें ऑयल भी होता है जो 15 to 25% के आसपास देखने को मिलता है। उसके बाद है सीड कॉटन और कॉटन सीड। तो क्या डिफरेंस होता है सीड कॉटन और कॉटन सीड में? तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, जब सीड के साथ कॉटन मौजूद होता है, जो कॉटन और सीड जब एक साथ होता है तो वो सीड कॉटन कहलाता है। और जब जो कॉटन को सीड से अलग कर लिया जाता है एक प्रोसेस के द्वारा, जो प्रोसेस गिनिंग प्रोसेस कहलाता है, जब उसके द्वारा कॉटन को सीड से अलग कर लिया जाता है तो जो केवल सीड बचता है वो कॉटन सीड कहलाता है। जो गिनिंग प्रोसेस अभी मैंने बोला वो है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर्स फ्रॉम द सीड ऑफ कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग प्रोसेस। तो जो सीड होता है उसमें से कॉटन को अलग कर लिया जाता है, तो यह जो प्रोसेस है वो गिनिंग प्रोसेस कहलाता है। ये हैंड्स के द्वारा या मशीन के द्वारा हम करते हैं। और जो डीलिंटिंग प्रोसेस होता है कॉटन में, ये दूसरा प्रोसेस है जो डीलिंटिंग कहलाता है। ये क्या होता है, जो सीड होता है, सीड में जो फाइबर्स फज होते हैं वो उसमें चिपके रह जाते हैं, फंसे रह जाते हैं। तो पूरी तरह से सीड को अलग करना उस फाइबर के रेसे से, वो चाहे मैकेनिकल यूज से, चाहे एसिड के रूप से या फ्लेम से, जब उसे पूरा रिमूव कर लेते हैं तो वो जो प्रोसेस कहलाता है वो डीलिंटिंग कहलाता है। इस पे जो हम लोग एसिड यूज करते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब है जर्मिनेशन। तो जो कॉटन में जर्मिनेशन हमें देखने को मिलता है वो होता है एपिजियल जर्मिनेशन। तो जो प्लांट होते हैं, प्लांट में हमें 2 टाइप के जर्मिनेशन हमें देखने को मिलता है। पहला होता है हाइपोजियल, दूसरा होता है एपिजियल। तो जो हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, कोई सीड जर्मिनेट करता है तो अगर उसका सूट बाहर आए और सीड जमीन के अंदर ही रहे तो वैसे जर्मिनेशन हाइपोजियल जर्मिनेशन कहलाता है। लेकिन एपिजियल के केस में क्या है कि जब सीड जर्मिनेट करता है तो उसमें जो सूट आता है उसके साथ साथ जो सीड होता है वो भी जमीन के बाहर आ जाता है। तो जो ऐसा जर्मिनेशन होता है वो एपिजियल जर्मिनेशन कहलाता है। तो यहाँ पे कॉटन है, जो कॉटन में हमें एपिजियल जर्मिनेशन देखने को मिलता है। उसके बाद है पॉलिनेशन। तो जो कॉटन में पॉलिनेशन होता है वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे हमें क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। और इसमें एक पॉइजनस सब्सटेंस भी देखने को मिलता है जो गोसिपोल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉटन। तो यहाँ पे कॉटन की क्लासिफिकेशन देखेंगे कितने टाइप की होती है। तो यहाँ पे 4 टाइप का यहाँ पे कॉटन का नाम और साइंटिफिक नेम दिया हुआ है। तो पहला है गोसिपियम अर्बोरियम, जो इंडियन कॉटन के नाम से जाना जाता है। दूसरा है गोसिपियम हर्बेसियम, जो एसिटिक कॉटन होता है। जो एसिटिक कॉटन होता है वो होता है गोसिपियम हर्बेसियम। तीसरा है गोसिपियम हिरसुटम, जो अमेरिकन कॉटन है वो गोसिपियम हिरसुटम के नाम से जाना जाता है।
और जो चौथा है गोसिपियम बार्बाडेंस, वो इजिप्टियन या सी आइसलैंड कॉटन के नाम से जाना जाता है। तो ये था क्लासिफिकेशन। यहाँ पे 4 टाइप के हम कॉटन को देखें, कॉटन की स्पीसीज को देखें, इंडियन, एशियाटिक, अमेरिकन और इजिप्टियन। चलेंगे आगे। उसके बाद है क्लाइमेट रिक्वायरमेंट। तो कौन कौन सा क्लाइमेट है जो कॉटन के लिए हेल्पफुल होता है, जो रिक्वायरमेंट होता है उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले है फोटोपीरियोडिज्म। तो ये डे न्यूट्रल प्लांट है। कॉटन क्या है, वो डे न्यूट्रल प्लांट है, इस पे लाइट का कोई वैसा इफेक्ट नहीं पड़ता। और ये जो सीजन है, ये खरीफ सीजन का क्रॉप है कॉटन, ये खरीफ सीजन का क्रॉप है। और जो प्लांट टाइप होती है वो C3 प्लांट टाइप है। और जो टेम्परेचर है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर हमें चाहिए होता है कॉटन की ग्रोथ के लिए, वो 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। और जो मिनिमम टेम्परेचर अगर कहीं पूछता है तो वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। उसके बाद है सॉइल रिक्वायरमेंट। तो कौन से सॉइल में कॉटन की ग्रोथ अच्छी होती है वो हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे है ब्लैक कॉटन सॉइल। तो जो ब्लैक सॉइल है उसे कॉटन सॉइल और रेगुड सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। उसके बाद जो इस सॉइल की पीएच क्या होनी चाहिए, तो 5.5 से 7.5 के आसपास इसका जो पीएच रेंज होना चाहिए, जो कॉटन कल्टीवेशन के लिए, उसके ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। उसके बाद है सीड रेट। तो यहाँ पे हम कॉटन की सीड रेट को देखेंगे। तो कॉटन का जो सीड रेट है वो यहाँ पे चार टाइप है। चारों टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसमें कितना कितना जो सीड रेट की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले है इंडियन कॉटन। तो इंडियन कॉटन में 15 to 20 kg पर हेक्टेयर सीड की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद है अमेरिकन कॉटन। अमेरिकन कॉटन में 12 to 15 kg पर हेक्टेयर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद है बीटी कॉटन। जो बीटी कॉटन है उसमें 1 से 1.5 kg पर हेक्टेयर के रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे कम बीटी कॉटन में हम देखने को मिलता है, इसमें सबसे कम सीड की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद है हाइब्रिड कॉटन। तो हाइब्रिड कॉटन में 2 to 2.5 kg पर हेक्टेयर सीड रेट की जरूरत होती है। तो ये था सीड रेट, आप लोग याद करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद है सोइंग। तो यहाँ पे सोइंग मेथड्स को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो इसका सोइंग का टाइम है वो मई जून, तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे ये खरीफ की क्रॉप है, तो खरीफ क्रॉप मतलब मई जून या जुलाई में इसकी जो भी है सोइंग हो जाती है। तो यहाँ पे मई और जून इस डेट को याद रखेंगे, सोइंग टाइम। उसका जो डेप्थ है, तो सीड क्या होता है इसका जो थोड़ा बड़ा होता है, तो सीड साइज इसका बड़ा होने के कारण जो हम लोग डेप्थ रखते हैं वो 5 to 7 सेंटीमीटर के आसपास हम लोग रखते हैं। इसमें जो मेथड्स होता है, जो सोइंग मेथड्स, वो हम डिबलिंग के द्वारा भी इसकी सोइंग कर सकते हैं, और जो सेट लाइन प्लांटिंग है, तो सेट लाइन प्लांटिंग ये भी मेथड है सोइंग का कॉटन का, जो हमें मैक्सिमम गुजरात वाले रीजन में देखने को मिलता है। और जो इसकी स्पेसिंग है, जो कॉटन की स्पेसिंग है वो 90 into 60 के आसपास हम लोग रखते हैं। तो यहाँ था, तो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था सीड रेट और सोइंग मेथड्स, जिसको आप याद रखेंगे। चलेंगे अगले। यहाँ पे सोइंग का डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हो। उसके बाद है क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन। तो क्रिटिकल स्टेज का मतलब है कि एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे हमें इरिगेशन अच्छी मात्रा में अप्लाई करना होता है, क्योंकि वही हमें डिटरमाइन करता है कि प्लांट का जो यील्ड है वो कितना होने वाला है। अगर उस टाइम हम अगर सही तरीके से इरिगेशन को नहीं देते हैं तो जो यील्ड है वो कम होगी, और अगर हम प्रॉपर तरीके से वहाँ पे इरिगेशन देते हैं तो यील्ड ऑब्वियस है कि हाई होगी। तो देखेंगे, तो यहाँ पे जो 3 स्टेजेस है जो क्रिटिकल माना जाता है कॉटन के केस में। पहला है ब्रांचिंग स्टेज। तो जो कॉटन है उसमें 2 तरह की ब्रांचेस हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ जो सिंपोडियल ब्रांचेस जब आती है तो उस टाइम जो इरिगेशन होता है वो सही मात्रा में अप्लाई करना जरूरी होता है। उसके बाद है फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावरिंग स्टेज को स्क्वायर फॉर्मेशन स्टेज भी कहते हैं। जब फ्लावर का इनिशिएशन होता है तो उस टाइम भी इरिगेशन देना अनिवार्य होता है। तीसरा है बॉल फॉर्मेशन या फिर जो फ्रूट फॉर्मेशन। तो ये जो स्टेज है जहाँ पे बॉल बनती है तो वहाँ पे भी इरिगेशन देना अनिवार्य होता है। तो ये थी जो क्रिटिकल इरिगेशन जो स्टेजेस है कॉटन में, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद है जो वाटर रिक्वायरमेंट। तो जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो 900 to 1500 mm के आसपास होता है कॉटन में। चलेंगे अब आगे। उसके बाद है वीड मैनेजमेंट। तो कॉटन के हम लोग वीड मैनेजमेंट को भी देखेंगे। तो सबसे पहले है क्रिटिकल पीरियड। तो कॉटन के केस में जो वीड हमें देखने को मिलता है, ज़्यादा कंपटीशन होता है, या फिर जो क्रिटिकल पीरियड हम लोग बोल सकते हैं वीड का, वो 60 डेज आफ्टर सोइंग देखने को मिलता है कॉटन के केस में। दूसरा है डाईयूरोन एंड मोनोयूरोन।
तो ये दो हर्बिसाइड है जो हमें कॉटन में ही देखने को मिलता है और इससे पहले या फिर और किसी क्रॉप में हम इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। जो प्री इमर्जेंस मतलब जर्मिनेशन से पहले, ये नहीं कि सोइंग से पहले, जर्मिनेशन के पहले हम लोग डाईयूरेन एंड मोनोयूरेन का यूज़ हम लोग कॉटन के केस में करते हैं। तीसरा है 2,4-D इज हार्मफुल फॉर कॉटन क्रॉप। जो 2,4-D हर्बिसाइड है वो कॉटन क्रॉप के लिए बिल्कुल ही हार्मफुल है। इसका यूज एकदम से मना किया जाता है कि कॉटन में 2,4-D का यूज हम लोग ना करें। चौथा है यूज ऑफ 2,4-D कॉज फिंगर लीफ इन कॉटन, क्योंकि जो फिंगर लीफ जो कॉटन में हमें देखने को मिलता है वो 2,4-D के कारण ही देखने को मिलता है। अगर किसी आसपास में या पड़ोस वाले फील्ड में अगर किसी ने 2,4-D का अप्लाई किया है तो वो भी उड़ के बगल वाले में जो हमारी फील्ड है उसमें आ जाता है, जिससे हमें इस तरह की जो डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो पत्तियों में बन जाता है, पूरी पत्तियां सिकुड़ चुकी है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो डिजीज होता है वो 2,4-D के कारण होता है। अगर हम कॉटन के फील्ड में 2,4-D अप्लाई करते हैं तो फिंगर लीफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है जो कॉटन को खराब करता है। उसके बाद है फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट। तो जो एनपीके की रिक्वायरमेंट होती है वो 4:3:1 के रेशियो में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो 100 से 120 kg पर हेक्टेयर के आसपास रखना होता है और जो फॉस्फोरस है वो 50 to 60 kg के पर हेक्टेयर के आसपास और जो पोटेशियम है वो 30 to 40 kg पर हेक्टेयर। ये था फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट जो कॉटन में होता है 4:3:1 के रेशियो में। उसके बाद आगे चलेंगे, आगे है इंसेक्ट्स। तो कौन से इंसेक्ट और पेस्ट जो कॉटन के क्रॉप में लगते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले है अमेरिकन बॉलवर्म। जो अमेरिकन बॉलवर्म है जो कॉटन में देखने को मिलता है वो किसके द्वारा होता है, वो हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा के कारण होता है। दूसरा है पिंक बॉलवर्म। तो पिंक बॉलवर्म है वो पैक्टिनोफोरा गोसिपेला के कारण देखने को मिलता है। तीसरा है स्पॉटेड बॉलवर्म जो आयरस इंसुलाना के कारण देखने को मिलता है। चौथा है रेड कॉटन बग। तो जो चौथा है रेड कॉटन बग। रेड कॉटन बग भी इंपॉर्टेंट डिजीज है जो कॉटन में देखने को मिलता है। तो ये किसके द्वारा होता है, ये होता है डेस्डिकस कोएंजी के कारण, डेस्डिकस कोएंजी। पांचवा है व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई आपने बहुत जगह सुना होगा। तो व्हाइट फ्लाई है जो बेमिसिया तबाकी के कारण देखने को मिलता है। तो ये है इंसेक्ट्स जो कॉटन में है। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एग्जाम में इंसेक्ट को लेकर इंपॉर्टेंट दिया गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद है इंपॉर्टेंट डिजीजेज। तो कॉटन की डिजीज को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। तो जो पहला इंपॉर्टेंट डिजीज है वो है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। दूसरा है विल्ट। जो विल्ट डिजीज कॉटन में दिखना मिलता है वो है फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम के कारण देखने को मिलता है। तीसरा है तीरक। तीरक जो डिजीज है वो बैड बर्ड ओपनिंग, जो मॉइस्चर इम्बैलेंस, कॉटन के फील्ड में जब मॉइस्चर का इम्बैलेंस होता है तो उसके कारण हमें तीरक डिजीज देखने को मिलता है। चौथा है फिंगर लिप। फिंगर लिप जो हमने देखा अभी 2,4-D के कारण होता है। किसी भी तरीके से अगर कॉटन के फील्ड में जो 2,4-D हेर्बिसाइड अगर छिड़काव हो जाता है तो उसमें हमें फिंगर लिप देखने को मिलता है। पांचवा है टीप हुकिंग। जो टीप हुकिंग है ये भी डिसऑर्डर है जो कॉटन में देखने को मिलता है, जो कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण देखने को मिलता है। उसके बाद है क्रिंकल लीफ। ये क्रिंकल लीफ ये भी डिजीज है कॉटन का जो फॉस्फोरस की कमी के कारण देखने को मिलता है। तो ये थे 6 डिजीजेस जो कॉटन में है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद है वेराइटीज। तो यहाँ पे कुछ वेराइटी है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हाइब्रिड, फर्स्ट हाइब्रिड। तो फर्स्ट हाइब्रिड कौन सी थी, H4 हाइब्रिड 4। इसे किसने बनाया था, सीटी पटेल। कब बनाया था, 1970 में, 1970 में। कहाँ बनाया था, तो सूरत में। तो इसको याद रखिएगा, ये पूरा लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट हाइब्रिड कौन था, तो H4 था। किसने बनाया, सीटी पटेल ने। कब बनाया, 1970 में। और कहाँ बनाया, सूरत में। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। तो जो पहला इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड जो बन के तैयार हुआ था वो कौन सा था, वो वरलक्ष्मी जो धरवार में बना था। धरवार कहाँ पे है, ये कर्नाटका में है। ये कब बना था, 1976, 1976 में। उसके बाद है इंडियन कॉटन। इंडियन कॉटन, तो इंडियन कॉटन की कुछ वेराइटीज है यहाँ पे। पहला है दिग्विजय, दूसरा है गिरनार। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडियन कॉटन की कौन सी वेराइटीज है, तो दिग्विजय और गिरनार आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है अमेरिकन कॉटन। तो अमेरिकन कॉटन की जो वेराइटी है वो है बीकानेरी नरमा और दूसरा है गंगानगर अगेती। उसके बाद है इजिप्टियन कॉटन। तो इजिप्टियन कॉटन है वो है सुजाता और सुविन। तो यहाँ पे जो सुजाता वेराइटी है वो हमें वीट के केस में भी देखने को मिलता है और कॉटन के केस में भी।
तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद कुछ अदर वेराइटीज हैं जैसे कि H777 और मरु विकास। तो ये थी कॉटन की वेराइटीज, जो आप दो वेराइटीज है और ये इंपॉर्टेंट वेराइटीज है, जिसको आप याद कर लोगे तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आया होगा। ये था कॉटन कल्टीवेशन का फुल लेक्चर वीडियो, और इसमें जो भी कुछ छूट गया हो उसे हम अगले पार्ट में लेके आएंगे। कॉटन कल्टीवेशन का जो दूसरा पार्ट अगर आएगा तो उसमें आएगा जैसे कि जो प्रोडक्शन इसमें क्या है, कौन सा स्टेट इसमें आगे है, वर्ल्ड में इंडिया का क्या प्रोडक्शन रैंक है वो भी हम लोग जानेंगे। इसकी जो क्वालिटी है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम जानेंगे तो वो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसके दूसरे पार्ट में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।